नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ और ये जो टॉपिक है, ये चाहे सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हों या फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हों या कोई भी सीटेट या यूटेट या यूकेटेट की परीक्षाओं में बैठ रहे हों, उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो मेरे विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक इस क्लास को आप सुनिए और इसका आप लाभ उठाइए। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है शिक्षण अर्थात टीचिंग। देखिए, टीचिंग की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल से लेके आज तक शिक्षण कार्य चलता आ रहा है। ये एक ऐसा कार्य रहा है जो समाज में उच्च कोटि का कार्य रहा है। समाज का सबसे विद्वान व्यक्ति, समाज में उच्च कोटि का ज्ञानी व्यक्ति शिक्षण कार्य में आया करते थे। ये प्राचीन काल से लेके आज तक चला आ रहा है। शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता, भाग्य विधाता सब कुछ कहा जाता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षण की ओर लेके चलता हूँ। शिक्षण का भाव यह है कि शिक्षण शिक्षार्थी को पाठ्य विषय का ज्ञान कराता है। शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं नैतिक शक्ति का विकास कर वातावरण में अनुकूलन कराकर उसका मार्ग प्रशस्त करता है। देखिए, शिक्षण का कितना महत्वपूर्ण कार्य है, पुनः सुन लीजिए। शिक्षण क्या काम करता है? शिक्षण आपके अंदर इतनी क्षमता, इतनी शक्ति का विकास करता है जिसके माध्यम से आप एक अच्छे नागरिक बनते हैं, आप एक ज्ञानी व्यक्ति बनते हैं और आप प्रॉपर वे में किसी विषय को समझ पाते हैं। कुछ विद्वानों ने शिक्षण पे अपने मत व्यक्त किए हैं, तो मैं उन विद्वानों में से कुछ की परिभाषाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए मेरे साथ जुड़िए। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। एक विद्वान रहे हैं गेज महोदय। देखिए, गेज महोदय ने क्या बात की है, पुनः मेरे साथ जुड़िए। उन्होंने एक बात रखी है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। कैसा प्रभाव है? पारस्परिक, एक दूसरे से। जिसका उद्देश्य बच्चों क्या है? जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। तो हम क्या करते हैं? हम अपने विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाते हैं। किसके माध्यम से लाते हैं? शिक्षण के माध्यम से। प्रत्येक अध्यापक अपने विद्यार्थी के व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है वह किसके माध्यम से लाता है? टीचिंग के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से। अब मैं आगे आपको एक नए विद्वान की ओर लेकर चलता हूं जिन्होंने अपनी बात रखी है। शिक्षण एक परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है। कैसा संबंध है? आत्मीय। देखिए, ये दो प्रकार के व्यक्तियों के बीच का आत्मीय संबंध है, एक परिपक्व व्यक्ति और दूसरा अपरिपक्व व्यक्ति। इसमें परिपक्व व्यक्ति कौन है? शिक्षक। और अपरिपक्व व्यक्ति कौन है? आपका विद्यार्थी। एक मैच्योर, एक अनमैच्योर। जहां कम परिपक्व को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है। देखिए, शिक्षण के माध्यम से जो अनमैच्योर बच्चा होता है या जो अनमैच्योर बंदा होता है, उसको मैच्योर जो बंदा होता है वो शिक्षा की ओर अग्रसित करता है। यानी कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थी को अपने कौशल से, अपनी शक्तियों से, अपने स्किल से, अपने ज्ञान से उस अपरिपक्व बच्चे को शिक्षा की ओर आकर्षित करता है, जिससे कि वह उस ओर बढ़ता चला जाए। आगे दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने एवं अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं।
ये रियांश महोदय ने बात रखी है, पुनः मेरी बात को सुनिए। इन्होंने क्या कहा है कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने एवं अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। देखिए एक अध्यापक क्या करता है, दूसरों का मीन्स यहाँ पे किससे है, अपने स्टूडेंट से है। दूसरे से मीन्स अपने स्टूडेंट से, अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए जो निर्देश, दिशा निर्देश एक अध्यापक देते हैं, वह क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। पूरी प्रोसेसिंग जो कहलाती है वो टीचिंग कहलाती है। यानी कि जो विद्यार्थी को सीखने में एक अध्यापक जो कार्य प्रणाली प्रयोग में लाता है, जो दिशा निर्देश प्रयोग में लाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं बच्चों। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, देखिए यहाँ पे दो बातें आ रही हैं, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सीखने में, कौशलों में, अभिवृत्तियों में क्या करता है, आपको उनको प्राप्त करने में पूरी सहायता करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, वह व्यक्ति कौन है जो सहायता करता है, अध्यापक। और वह दूसरा व्यक्ति कौन है जो सहायता प्राप्त करता है, एक बच्चा, एक विद्यार्थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए टीचिंग का पूरा मैं आपने कॉन्सेप्ट में क्लियर आपके सामने कर रहा हूँ। इसमें सीधा सीधा ये कहा गया है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। और ये जो शब्द है, ये जो शब्दावली है, ये जो शब्द है किसके हैं, ये वर्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया के। क्लियर हो रहा है? अब मैं इससे आगे आपसे बात करूंगा। देखिए इसके अर्थ पे हमने चर्चा की है, परिभाषाओं पर चर्चा की है। अब हम एक अच्छे शिक्षण के विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। देखिए एक उत्तम शिक्षण की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती हैं, जरा ध्यानपूर्वक सुनिए विद्यार्थियों। नंबर 1, अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान। नंबर 2, प्रभावी नियोजन। नंबर 3, छात्र क्रियाशीलता की उपस्थिति। नंबर 4 है आपका प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल। उसके अगला पॉइंट है आपका सहानुभूति एवं दया पर आधारित। उससे अगला है आपका निर्देशात्मक। अगला पॉइंट है छात्र शिक्षक सहयोग। उससे अगला पॉइंट है बच्चों छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग। उससे अगला पॉइंट है प्रगतिशील शिक्षण। अगला पॉइंट है आपका उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित। उससे अगला पॉइंट है संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति। उससे अगला है निदानात्मक, उपचारात्मक, छात्र योग्यता का संवर्धन, शिक्षक की उपस्थिति दार्शनिक एवं मित्र के रूप में। एक अध्यापक की जो उपस्थिति है वो दोनों रूप में होनी चाहिए। वो दार्शनिक भी सोचे, फिलोसफिकल भी होना चाहिए और एज अ फ्रेंड भी होना चाहिए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अच्छा व्यवहार। एक अध्यापक का जो बच्चों व्यवहार है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्लासरूम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगला है आपका छात्र शिक्षक में माधुर्यपूर्ण संबंध। जब तक एक अध्यापक और एक विद्यार्थी में संबंध प्रांगण नहीं होंगे, मधुर संबंध नहीं होंगे, तब तक विद्यार्थियों जो हमारी क्लास है, जो हमारा उद्देश्य है, उसकी पूर्ति होने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अपने प्रत्येक विद्यार्थी के साथ आप मधुर व्यवहार कीजिए। उस बच्चे को ऐसा न फील हो कि आप उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। आप ऐसा व्यवहार कीजिए कि वो अपने मन की बात भी आपको बताए। जब तक बच्चा अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगा तो वो आपको अपनी समस्या कैसे बताएगा। समस्या बच्चा कब बताएगा, जब वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये एक अध्यापक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जब तक आप उसकी समस्या का पता नहीं लगाएंगे तब तक आप उसकी समस्या को दूर कैसे करेंगे। समस्या का पता लगाने के लिए आपके मधुर संबंध होने बहुत जरूरी है। हमने एक उत्तम शिक्षण की विशेषताओं पर चर्चा की है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम एक महत्वपूर्ण
विषय पे इसके टॉपिक में चर्चा करेंगे। शिक्षण एक प्रक्रिया, टीचिंग अ प्रोसेस। क्या है उसका प्रोसेस, ये जानिए। देखिए नंबर एक अंतः प्रक्रिया। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है सामाजिक प्रक्रिया। देखिए शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, आप बिल्कुल निश्चित आपको मानना पड़ेगा। सामाजिक प्रक्रिया क्यों है? देखिए हमारे समाज के आधार पे, समाज की ज़रूरत को ध्यान में रखते ही हमें शिक्षण प्रक्रिया करनी पड़ती है। जैसे समाज की डिमांड होती है, जैसे समाज की नीड होती है, उस नीड की पूर्ति करने के लिए, उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हमें अपनी टीचिंग प्रोसेसिंग को ऐसा बनाना पड़ता है। अगला पॉइंट है बच्चों इसमें व्यावसायिक प्रक्रिया। टीचिंग एक वोकेशनल प्रोसेस भी है, ये निश्चित है। देखिए जब तक आज आप देख रहे हैं, आज का जो ये युग है, आज आर्थिक रूप से एक जो व्यक्ति ज़्यादा आर्थिक रूप से स्ट्रोंग है, जो इकोनॉमी स्ट्रोंग है, उसकी समाज में एक अलग प्रतिष्ठा है, समाज में एक उसको विशेष दर्जा मिला हुआ है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बिना वोकेशनल एजुकेशन के हम डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो उस डेवलपमेंट की पूर्ति के लिए हमें अपनी टीचिंग प्रोसेस जो करनी पड़ी है वो वोकेशनल के रूप में भी करनी पड़ी है। जितनी भी वोकेशनल एजुकेशन है वो सब उसमें इसके थ्रू टीचिंग प्रोसेस आती है। अगला पॉइंट है आपका स्वदेशीय प्रक्रिया, यानी कि देखिए टीचिंग का उद्देश्य निश्चित है, ये उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। बिना उद्देश्य के शिक्षण नहीं होता है, शिक्षण का अपना एक उद्देश्य निश्चित होता है। बच्चों अगला पॉइंट है विकासात्मक प्रक्रिया। विकासात्मक प्रक्रिया डेवलपमेंट की ओर प्रोसेसिंग, यानी कि शिक्षण एक विकास आत्मक प्रक्रिया है। शिक्षण के माध्यम से हमारे राष्ट्र का विकास होता है, हमारे शिक्षण का विकास होता है, हमारे देश का विकास होता है, हमारा खुद का विकास होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा डेवलपमेंट पे आधारित प्रोसेस है। अगला पॉइंट है बच्चों आपका संप्रेषण प्रक्रिया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कर रहा हूँ आपसे, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन प्रक्रिया तो है, सामने वाला और इधर वाला, हम दो लोग हैं, दोनों के बीच कम्युनिकेशन हुआ है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल के बिना हमारा टीचिंग संभव नहीं है। तो इसलिए ये संप्रेषण प्रक्रिया भी है। अगला पॉइंट है आपका आमने सामने वाली प्रक्रिया। कितनी पॉइंट की बात है, आमने सामने वाली प्रक्रिया। जब हम क्लासरूम में होते हैं, विद्यार्थी हमारे सामने होते हैं, हम विद्यार्थियों के सामने होते हैं, यानी कि आमने सामने। तो जो क्लास में जो हम टीचिंग वाली प्रक्रिया होती है वो आमने सामने की प्रक्रिया होती है। अगला बच्चों पॉइंट है उपचारात्मक विधि। देखिए उपचारात्मक विधि का होना बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक हम अपने विद्यार्थी का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसकी समस्या है, जब तक हम उसकी समस्या को दूर नहीं करेंगे, तो हमारे टीचिंग का क्या मकसद है कि जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रीटमेंट का, ऐसी शिक्षण विधियों का यूज करते हैं, उस टीचिंग प्रोसेसिंग का यूज करते हैं जिससे उसकी समस्याएं दूर हो जाएं। अगला है आपका तार्किक क्रिया, लॉजिकल। उससे अगला है मापन योग्य क्रिया। देखिए मापन योग्य क्रिया कैसे है, शिक्षण आप जब भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का जो भी आपने विद्यार्थियों के समक्ष अपना कंटेंट रखा है, कहीं ना कहीं उसको मेजरमेंट करने की प्रक्रिया के अंदर आप रखते हैं, बच्चे का एग्जाम लेते हैं, बच्चे का टेस्ट लेते हैं। तो इसलिए ये कौन सी हो गई, मापन योग्य क्रिया। सुधारात्मक प्रक्रिया आप यूज करते ही हैं। सतत प्रक्रिया, देखिए टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली क्रिया है। अगला पॉइंट है आपका त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कैसे है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, एक विद्यार्थी, एक अध्यापक और तीसरा कौन है हमारे बीच, तीसरा क्या है आपकी पाठ्यचर्या। तो ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया हुई। अगला बच्चों पॉइंट है निर्देशन प्रक्रिया। देखिए इसमें निर्देशन प्रक्रिया भी है, निर्देशित करता है आपको अध्यापक, आप उसके निर्देशों को फॉलो करते हैं। अगला है औपचारिक प्रक्रिया, उससे अगला है अनौपचारिक प्रक्रिया। ठीक है मेरे